नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसमें जिस शक्ति का जिक्र है, उस शक्ति का नाम लेना पूरी तरह से वर्जित है। इसलिए मैं आज की इस कहानी में सिर्फ उस शक्ति के बारे में आपको बताऊंगी, उसका नाम नहीं बताऊंगी। आज की ये कहानी आज से करीब 70-80 साल पुरानी है। ये बात यूपी के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में काफ़ी सारे परिवार रहते थे। उस गांव में बहुत ज़्यादा खुशहाली थी। गांव में सब कुछ अच्छा ही चलता था। लोग हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाया करते थे। गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें जितने भी घर और जितने भी लोग थे, सब हमेशा हर चीज़ में एक दूसरे का साथ पूरी तरह से दिया करते थे। उस गांव में एक बार एक लड़के की शादी तय हुई और उसकी शादी के लिए बारात लेकर इन्हें दूसरे गांव तक जाना था। दूसरे गांव तक जाने के लिए बीच का रास्ता जंगल और कब्रिस्तान को पार करके था। वो बारात समय से निकलने वाली थी, लेकिन कुछ कारणों के वजह से बारात समय पर नहीं निकल पाई और जंगल तक पहुंचते पहुंचते ही अंधेरा हो चुका था। कुछ लोगों का ये मानना था कि बारात को अभी यहीं जंगल में रोककर बाकी का सफ़र सुबह तय किया जाए, लेकिन कुछ लोगों का मानना था अगर हम लेट करेंगे तो फिर हमें वहाँ पहुँचने में भी लेट हो जाएगा, जिसके वजह से कुछ रस्में ना हो पाने का भी डर था। जिसके वजह से बात मानते हुए आखिरकार उन लोगों ने जैसे तैसे वो जंगल पार कर ही लिया। लेकिन अब जंगल पार करने के बाद कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान से किसी भी हालत में कोई भी इंसान रात को जाने को तैयार नहीं था। इसके वजह से उन लोगों ने ये बात तय की कि वो अब हर हाल में बचा हुआ समय यहीं कब्रिस्तान के बाहर रुककर ही काटेंगे और बाकी के सारे लोग भी इस चीज़ के लिए मान गए। उनमें से कुछ नौजवान लड़के भी थे जो कि बुजुर्गों की बात ना तो सुनते थे और ना ही मानते थे। बुजुर्गों ने साफ साफ हिदायत दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, रात के वक्त इस कब्रिस्तान के अंदर गलती से भी मत जाना। और उन लोगों ने ये भी सुन रखा था कि उस कब्रिस्तान के अंदर एक ऐसी कब्र है जिसमें एक ऐसी शक्ति बंद है जिस शक्ति को अगर छेड़ा जाए तो वो शक्ति आपकी पूरी की पूरी जिंदगी, नस्ल, सब कुछ शायद बर्बाद कर सकती है। ये सारी बातें सुनने में उन नौजवान लड़कों को बहुत एक्साइटिंग लग रही थी। उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था। उन लोगों ने इन बातों को सिर्फ बातों की ही तरह लिया, उनकी हिदायत की तरह नहीं। वो लोग अब ये तय कर चुके थे कि रात में सबके आराम करने के बाद वो लोग चुपचाप वहाँ से निकलकर उस कब्रिस्तान में जाएंगे और उस कब्र को देखेंगे कि ऐसा क्या खास है उस कब्र में। उन लोगों ने उस कब्र को पहचानने के लिए ये बात भी बताई थी कि वो कब्र उस पूरे कब्रिस्तान में सबसे अलग दिखने वाला कब्र है। मतलब सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, जिसे पहचानना कोई बड़ी बात नहीं थी। और वो लोग बाकियों के सोने का इंतज़ार करने लगे। उनमें से एक लड़का ऐसा था जिसका नाम था भुवन, और वो लड़का सबसे ज़्यादा जिद्दी, अड़ियल, किसी की बात ना सुनने वाला, ना मानने वाला था। बाकी के तीनों दोस्तों ने रात में वहाँ पर जाने के लिए
मना कर दिया, क्योंकि उस कब्रिस्तान का माहौल ही बाहर से देखकर किसी इंसान को डराने के लिए काफी था। बाकी के 3 दोस्त जब मना करने लगे, तब भुवन ने कहा, तुम में से जिसको मेरे साथ चलना है चलो, वरना मैं अकेले ही जा रहा हूँ। वैसे भी तुम लोग जितने बड़े डरपोक हो, तुम लोग वहां अंदर उस कब्र को ढूंढ भी नहीं पाओगे। और इतना कहकर भुवन ने अपने कदम उस कब्रिस्तान की तरफ आगे बढ़ा दिए। तभी उन तीनों लड़कों में से एक लड़का ऐसा था जो कि भुवन का बहुत अच्छा, बहुत खास दोस्त था। उसने भुवन को पीछे से आवाज दी और आवाज देकर कहा, भुवन रुक, मैं भी चलता हूँ। तू अकेले कहाँ जा रहा है? वैसे भी ऐसी जगहों पे मैं तुझे अकेले तो नहीं छोड़ सकता। जब वो दोस्त जाने के लिए तैयार हुआ तो बाकी के भी लड़कों ने हिम्मत जुटाई और उन्होंने ये कहा, ठीक है, अब जब तुम दोनों जा ही रहे हो तो चलो हम भी चलते हैं, हम यहाँ वैसे भी क्या करेंगे। और इतना कहकर चारों लड़के कब्रिस्तान की तरफ आगे बढ़ गए और सबसे आगे भुवन ही चल रहा था। भुवन बहुत तेज तेज कदमों के साथ उस कब्र को ढूंढ रहा था। थोड़ी ही देर में उन्हें वो कब्र अपने सामने नजर आ गया। जैसा कि सबने बताया था, वो कब्र बिल्कुल वैसा ही था। सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा और सबसे अलग दिखता हुआ। भुवन उस कब्र को देखते ही दौड़कर उसके पास पहुंच गया और पहुंचते ही उसने सबसे तेज हाथ मारकर उस कब्र पे इशारा किया, ये देख, ढूंढ लिया मैंने ये कब्र। और बाकी दोस्तों ने कहा, अरे ठीक है, ढूंढ लिया तो ठीक है ना यार, तू उस पे हाथ क्यों लगा रहा है? दूर रहना उससे, कहा था ना दूर रहने के लिए, लेकिन तू तो कुछ सुनता ही नहीं है। इस पर भुवन ने ठहाके लगाते हुए कहा, तुम लोगों को क्या लगता है मैं ये कब्र सिर्फ यहाँ पर देखने आया हूँ? मैं इसके बारे में जो इतनी सारी फालतू फालतू बातें फैली हुई हैं वो देखने के लिए आया हूँ कि सच में इसके अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है, मैं भी तो देखूं और क्या कमाल करती है वो शक्ति। और इतना कहकर भुवन उस कब्र के ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। उसी कोशिश में उसने उस कब्र के आसपास फैले हुए धूप, दीप, जो कुछ भी रखा हुआ था, फूल, प्रसाद, सबको पैरों से मार मार कर एक तरफ हटा दिया। भुवन के ये करते ही अचानक से उस कब्रिस्तान का पूरा माहौल जैसे बदल रहा था। वहाँ हवाएं बहुत तेज तेज अचानक चलने लगी। ये देखकर उसके बाकी के 3 दोस्त अब और ज़्यादा डर रहे थे। उन लोगों ने भुवन को कई बार आवाज़ दी और आवाज़ देकर वहाँ से दूर हटाने की कोशिश की, क्योंकि ये माहौल देखने के बाद उनके अंदर इतनी हिम्मत तो नहीं बची थी कि वो उसके पास जाकर उसे रोक सकें। भुवन किसी की भी बात नहीं सुन रहा था और आखिरकार वो उस कब्र के ऊपर चढ़कर बैठ गया। कब्र के ऊपर चढ़कर बैठते ही उसे ऐसा लगा जैसे अचानक से उसे चक्कर आने लगे और वो धड़ाम से जमीन के ऊपर गिरकर बेहोश हो गया। ये देखकर उसके दोस्त अब भागते हुए उसके पास आए। उन्होंने भुवन को उठाया और उठाकर वापस अपने तंबू में लेकर आ गए, जहां वो सब रुके हुए थे। उन्होंने इस बारे में अभी किसी को भी बताना बिल्कुल सही नहीं समझा और वो सब इस बात को छुपाना चाहते थे। आखिरकार सुबह हो चुकी थी। भुवन अभी तक होश में नहीं आया था। दोस्तों ने जैसे तैसे भुवन को उठाया और भुवन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उठा। उसे देखकर ये कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि कल रात क्या हुआ था। सब वहाँ से आगे बढ़ने को तैयार हो चुके थे और भुवन भी सबके साथ आगे बारात के लिए बढ़ चुका था।
थोड़ी ही देर में वो लोग शादी वाली जगह पर पहुंच चुके थे। वहां पर उनके बहुत ही भव्य स्वागत की तैयारी की गई थी। सब लोगों को सबसे पहले नाश्ता करवाया गया। नाश्ता करते वक्त ही भुवन काफ़ी अजीब तरीके से वो चीज़ें खा रहा था, ऐसे जैसे उसने ज़िंदगी में कभी ऐसा कुछ भी खाया ही ना हो। उसके दोस्त ये चीज़ें देखकर थोड़ा सा अजीब तो महसूस कर रहे थे, लेकिन उनमें से किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं गया कि हो सकता है भुवन के ऊपर किसी का साया हो। और उसके दोस्तों ने ये बातें अभी भी सबसे छुपा रखी थीं। सबका नाश्ता हो चुका था, लेकिन भुवन अभी भी अपनी जगह पर बैठकर वैसे ही जानवरों की तरह खाना खाए जा रहा था। और थोड़ी देर में उसके दोस्तों ने उसे वहां से उठने को कहा। जैसे ही ये बात भुवन के कानों में पड़ी, भुवन ने बहुत ही भयानक और खतरनाक लाल नज़रों से अपनी दोस्तों की तरफ देखते हुए गुर्राया और कहा, तुम लोग जाओ यहाँ से, मुझे खाना खाने दो। उसकी आवाज़ काफ़ी बदली हुई भारी सी थी। इस बात पर एक बुजुर्ग का ध्यान जा चुका था। उन्होंने कहा, क्या हो गया है इसको, ये इस तरह से क्यों कर रहा है। इस पर दोस्तों ने बात छुपाने की कोशिश की, लेकिन उन तीनों में से एक लड़का सबसे ज़्यादा डरपोक था। उसने बिना पूछे ही सारी बात उन बाबा को बता दी। ये बात सुनते ही उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। वो काफ़ी घबरा चुके थे। उन्होंने कहा, हे भगवान, ये तुम लोगों ने क्या गलती कर दी है। अगर सच में जैसा मैं सोच रहा हूँ ऐसा कुछ भुवन के साथ अगर हो गया है तो पता नहीं ये शादी भी अब कैसे होगी। थोड़ी ही देर में शादी से जुड़ी हुई बाकी की रस्में चलने लगी। भुवन बस दूर अकेले बैठकर सबको अजीब सी नज़रों से घूर रहा था। वो किसी से कोई बात नहीं कर रहा था। थोड़ी ही देर में भुवन ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, दुल्हन को संभाल कर आने के लिए कहो, उसका पैर टूटने वाला है। ये बात सुनकर सबको काफ़ी अजीब लगा और सबने बहुत ही अजीब से नज़रों से भुवन की तरफ देखा। भुवन ने इसके बाद एक शब्द नहीं कहा और सच में वैसा ही हुआ। दुल्हन जब रस्मों के लिए आगे बढ़ रही थी, अचानक उसका पैर किसी चीज़ से टकराया और वो वहीं ज़मीन पर गिर गई। उसके पैर सच में टूट चुके थे। ये बात देखते ही जिन बुजुर्ग बाबा जी को ये बात बताई गई थी, वो तुरंत ये समझ चुके थे कि भुवन के साथ ऐसा ही कुछ हो चुका है जो कि ये लड़के मुझे अभी बता रहे थे। ये चीज़ देखते ही बाबा जी को तुरंत ख्याल आया कि अब चाहे जो भी हो, भुवन को इस शादी में नहीं रुकना चाहिए और उसे इस शादी से लेकर जाने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बात सबको पता चलेगी तो सब बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे। उन्होंने वैसा ही किया। वो चुपचाप भुवन के पास डरते डरते पहुँचे और उन्होंने भुवन से कहा, भुवन बेटा, अभी गांव से खबर आई थी कि तुम्हारी माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। चलो, हमें तुरंत गांव जाना पड़ेगा। भुवन ने कुछ भी नहीं कहा। वो चुपचाप पता नहीं क्यों और कैसे उन बाबा के साथ अपने गांव के लिए निकल गया। इधर दुल्हन का पैर टूटने के बाद भी शादी रुकी नहीं। उसी तरीके से शादी करवा दी गई। आखिरकार बाराती भी शाम में वहां से बारात को वापस लेकर घर की तरफ आने के लिए लौट पड़े थे। वो इस बार दूसरे लंबे रास्ते से आए थे जहां से उन्हें वो शमशान नहीं पड़ा था। और आखिरकार अगली सुबह बारात भी शांति से गांव में आ चुकी थी और इधर भुवन अपने घर पर अकेला
बिना किसी से कोई बात किए चुपचाप शांति से पड़ा हुआ था। भुवन बस बार बार किसी न किसी बात को लेकर कुछ न कुछ प्रेडिक्शंस किया करता और हर बार उसके ये प्रेडिक्शंस सच हो रहे थे। शुरू शुरू में तो घर वालों को कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि उन बाबा जी ने भी उसके घर वालों को कुछ भी बताना सही नहीं समझा। और जब धीरे धीरे भुवन की बोली हुई बातें सच होने लगी, तब उसके घर वालों को काफ़ी अजीब सा लगने लगा, क्योंकि भुवन का स्वभाव काफ़ी बदल चुका था। हंसने बोलने खाने पीने वाला लड़का अब चुपचाप दिन भर अपने कमरे में बंद रहा करता था। भुवन अपने यहाँ रखी हुई गाय भैंसों की सेवा खुद से किया करता था। उसे कोई भी बात कभी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब जो ये भुवन आया था, ये इतना बदल चुका था कि वो अपनी गायों को इस तरह से देखा करता था जैसे वो एक बार में ही उन्हें कच्चा जिंदा निगल जाएगा। ये सारी चीज़ें घर वालों को अजीब तो लग रही थी। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब सबके सामने उसकी शक्तियाँ उजागर होने वाली थीं। आज होली का दिन था। हर किसी के घर में खुशियाँ फैली हुई थीं। चारों तरफ रंग ही रंग, गुलाल ही गुलाल। सब लोग होली की खुशियाँ मना रहे थे। गांव की होली की रौनक तो वैसे भी अलग ही होती है। आप हर किसी के घर पर जाकर उसे रंग या गुलाल लगाते हैं। थोड़ा समय बीतने के वजह से उसके दोस्त भी ये बात भूल चुके थे कि उसके साथ कोई ऐसा हादसा हो चुका है, और उसमें से एक दोस्त बिना कुछ सोचे समझे चुपचाप भुवन के पास गया। उसने देखा भुवन बहुत शांति से बैठकर खिड़की के बाहर कुछ देखकर बुदबुदा रहा है। तभी उसका दोस्त चुपके से पीछे से गया और उसने भुवन को अपने हाथ में रखा हुआ रंग लगा दिया। बस ये करने की देरी थी। भुवन इतनी तेज तेज चीखने चिल्लाने लगा जैसे मानो पता नहीं क्या हो गया है। भुवन ने चीखते चिल्लाते ही पूरे घर में तबाही मचाना शुरू कर दिया। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रंग लगाने की? तुम मुझे कैसे छू सकते हो? तुम्हारे साथ अब अच्छा नहीं होगा। और भुवन ने कई सारी बातें कही, और सारी बातें कहने के बाद भुवन की आंखें लाल भयानक तरीके से चमक रही थीं। थोड़ी ही देर में भुवन हवा में तैरता हुआ सबको नजर आने लगा। उसके घर वाले ये नज़ारा देखकर डर चुके थे। वो अब करते भी तो क्या करते। उन्होंने भुवन को जैसे तैसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन भुवन मानने को तैयार ही नहीं था। भुवन से ये पूछा गया कि उसे अब क्या चाहिए, जिसके बाद वो शांत हो जाएगा और इस लड़के का शरीर छोड़ देगा। लेकिन उसने हर बार यही कहा, मैं इसके पास नहीं आया, ये खुद मेरे पास आया है, तो मैं अब इसका शरीर कभी नहीं छोड़ कर जाऊंगा। और जहाँ तक रही बात मुझे खुश करने की, तो मुझे खुश करने के लिए मुझे जो चाहिए होगा वो ये खुद ला कर देगा, क्योंकि शायद भुवन उसके पहले से ही उसकी मांगे पूरी कर रहा था। ये बात घर पर किसी को नहीं पता थी। इन सारी चीज़ों को देखकर सुनकर आखिरकार वो बाबा और भुवन के बाकी दोस्त सब लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे। उन्होंने आज पूरी सच्चाई उसके घर वालों को बता दी। ये सच्चाई सुनते ही उसके घर वालों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी, क्योंकि वहाँ उस गांव में उस कब्र के बारे में, उस शक्ति के बारे में हर किसी को पता था। और हमेशा यही ध्यान रखा जाता था कि उस कब्रिस्तान का कोई गलती से भी रुख तक ना करे। लेकिन
भुवन ने आज एक ऐसी बड़ी गलती कर दी थी जिसके वजह से वो इतना कुछ भुगत रहा था। अब जबकि सबको ये बात पता थी कि भुवन के साथ परेशानी क्या है, उन्होंने तुरंत गांव के जानने वाले हर पंडित, हर मौलवी, हर किसी से मिलकर बात करने की कोशिश की। सब ने भुवन की जांच अपने अपने तरीके से की, लेकिन हर किसी का यही कहना था कि ये शक्ति हम सबके पहुंच से बहुत परे है। हम चाहकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए आपके जानने में अगर कोई और हो तो आप उनसे भी दिखवा लीजिए। लेकिन हमें जहाँ तक पता है, अब जिंदगी भर ये शक्ति किसी भी हालत में भुवन का शरीर नहीं छोड़ेगी। ये बात सुनकर उसके परिवार वाले काफ़ी दुखी हो चुके थे। उन्हें ये पता ही नहीं था कि अब उनके बच्चे का आगे क्या होने वाला है और वो ऐसे अपनी पूरी जिंदगी कैसे काटेगा। भुवन की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। उसकी पत्नी वो ये बातें कैसे सुन रही थी, कैसे बर्दाश्त कर रही थी। उसके लिए तो ये ऐसा था जैसे मानो उसके सर पर किसी ने बहुत बड़ा चट्टान रख दिया हो। वो अब इतनी निराश हो चुकी थी कि उसने ये बातें अपने मायके तक भी पहुंचाई। वहां भी उस गांव के जो भी पंडित मौलवी थे, सारे लोग भुवन को देखने के लिए आए। लेकिन उन सबका भी कहना यही था कि भुवन के शरीर से अब इस शक्ति को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। अब भुवन को पूरी जिंदगी इसी शक्ति के साथ रहना पड़ेगा और उस शक्ति ने उसके साथ रहने की भी काफी सारी शर्तें रखी थी। उन शर्तों में से सबसे बड़ी और पहली शर्त यही थी कि हमेशा हमेशा के लिए भुवन को रंग, गुलाल ऐसी चीज़ों से हमेशा दूर रखा जाएगा। यहाँ तक कि उस शक्ति ने भुवन को ये भी कहा कि तुझे पूरी जिंदगी भर की खुशहाली, पैसे, दौलत ये चाहिए या फिर तू अपना वंश आगे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि मैं तेरे साथ रहते हुए दो में से कोई एक चीज़ ही दे सकता हूँ। लेकिन भुवन ने अपने वंश को चुना, जिसके वजह से भुवन के घर पर जो भी पैसे से जुड़ी हुई चीज़ें थीं, वो धीरे धीरे और बुरी हालत में होकर बर्बाद होने लगी, खत्म होने लगी। अचानक से एक एक करके उसके घर की सारी गाय, भैंस सब मर चुके थे और उसको ये भी हिदायत थी कि अब इसके बाद वो अपने घर पर कोई जानवर नहीं ला सकता है। ऐसी काफ़ी सारी शर्तें। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर था कि उस शक्ति ने भुवन को इसके अलावा कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। भुवन को एक अलग शक्ति भी मिली, जिससे कि वो कभी कभार लोगों की मदद करने के लिए भी तत्पर रहता था। उसे फ्यूचर देखने की शक्ति मिली, जिससे उसे कुछ ही लोगों के बारे में और कभी कभी ही लेकिन चीज़ें पता चल जाती थीं। ये सब उसी शक्ति के बदौलत था। और जब भुवन को कोई चीज़ अब पता चलती और अगर भुवन ऐसी कोई बात किसी से कहता, तो हर कोई आंख बंद करके भुवन की बातों को मानता और मुसीबतों से बच जाया करता था। एक समय ऐसा आया जब भुवन के घर में हर चीज़ की परेशानी होने लगी। तब ऐसे वक्त में भुवन की मदद, उसके परिवार की मदद पूरे गांव वालों ने की, क्योंकि भुवन उन सबकी मदद अलग तरीके से किया करता था। उनके घर में आज भी चूल्हा जलता है, लेकिन वो हमेशा गांव वालों की दया से ही जलता है। भुवन के घर में आज उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन उसके घर में पैसे बिल्कुल नहीं हैं। यही शर्त थी
उस शक्ति की हमेशा हमेशा के लिए भुवन के साथ शांति से रहने की। आज भी भुवन की उम्र करीब करीब 90 साल की हो चुकी है। कहते हैं आज भी वो शक्ति भुवन के ही साथ है। भुवन आज भी 90 साल की उम्र में भी लोगों से देखने में ज़्यादा जवान है और उसकी शारीरिक बल की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। भुवन को कुछ चीज़ें मिली तो कुछ चीज़ें उसने हमेशा हमेशा के लिए खो दी। हाँ, इतना है कि उस शक्ति ने आज भी भुवन का साथ दिया है, उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। भुवन से एक बात और इस शक्ति ने पूछी थी कि तेरे मरने के बाद तू क्या चाहता है? तेरे बेटे को ऐसी ये सारी शक्तियाँ मिल जाएं या फिर मैं अपने स्थान पर वापस चला जाऊं। भुवन ने इसी को चुना कि वो वापस अपने स्थान पर चला जाए। इसलिए कहते हैं कि अभी तक भुवन के बेटे की जिंदगी बिल्कुल सामान्य है। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।